हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स सब्जेक्ट सीरीज चैप्टर 7 जो पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 7 है संघीय कार्यपालिका मंत्री परिषद एवं नौकरशाही। क्या है? संघीय कार्यपालिका मंत्री परिषद एवं नौकरशाही। संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करने से पहले हमको संघ को समझना होगा। आप जानते हैं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, शासन व्यवस्था को दो रूपों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रांतीय इकाइयों को मिला करके एक संघ के रूप में एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है और उसको हम संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं। और इस स्वरूप में कई प्रांतीय इकाइयां मिला करके जो है एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। जैसे अपने भारत देश को ले लीजिए। भारत में 29 प्रांतीय राज्य हैं और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इन सभी प्रांतीय राज्य और केंद्र शासित संघ को ही हम भारत राष्ट्र अथवा भारत देश के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो जनसंख्या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, किसके आधार पर? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर भी विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक आपका संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मेरे प्यारे बच्चों, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाई गई है। इस स्वरूप में अगर हम देखें तो भारत में केंद्र सरकार को ही संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। संविधान में केंद्र सरकार के लिए संघ सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के लिए जो संघ सरकार शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह प्रांतीय सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए, जिसको प्रांतीय सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार के लिए संविधान में जो है राज्य सरकार की संज्ञा दी गई है या राज्य सरकार शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। भारत में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर शासन का गठन, भारत में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर शासन का गठन जो संसदीय प्रणाली के अनुसार, इसके अनुसार संसदीय प्रणाली के अनुसार जो है किया गया है। संसदीय प्रणाली क्या है? मैंने आपको बताया है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था अथवा संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और हमारे भारत में संघ और राज्य अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत भी और राज्य सरकार के अंतर्गत भी संसदीय प्रणाली को ही जो है अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं देखने को मिलती है। संसदीय प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं देखने को मिलती हैं? दो प्रकार की कार्यपालिकाएं देखने को मिलती हैं। एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। अगर इस पर हम विचार करें तो देखिए दिया गया है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्य स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होता है। राज्य स्तर पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है? राज्यपाल होता है। तथा वास्तविक कार्यपालिका आपके
मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में क्या होती है, निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में जो है निहित होती है। इसी तरह संघीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति जो क्या होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। अगर राज्य स्तर पर हम विचार करें तो राज्य स्तर पर जो राज्यपाल हैं वह संवैधानिक कार्यपालिका या वास्तविक राज्य स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका जो राज्यपाल होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका जो मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होती है। ठीक इसी स्वरूप में केंद्र सरकार या संघ सरकार के ऊपर अगर हम विचार करें तो भारतीय संविधान के अनुसार जो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं तथा वास्तविक कार्यपालिका केंद्रीय या संघीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जो जाने जाते हैं। तो इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान में जो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका जो देखने को मिलती है। हमारे भारतीय संविधान के मूल रूप से या मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान एक प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा जो सैद्धांतिक कार्यपालिका। तो हमारे भारतीय संविधान में सैद्धांतिक कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है और संविधान के अनुसार संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। लेकिन व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं उन संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और संसदात्मक शासन प्रणाली के वास्ते प्रधानमंत्री के संपूर्ण कार्यों एवं परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बातों को स्वीकार भी करते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए दिया है मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में, इसमें मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो प्रधानमंत्री होगा। इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। किसमें निहित मानी गई है, राष्ट्रपति में निहित मानी गई है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई है। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता सहायता एवं परामर्श देने वाली इस समिति मंत्रिपरिषद में जो है निहित है। अर्थात वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में निहित होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के ही पूरे देश की शासन की बागडोर जो संचालित करने का जो है कार्य करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अध्ययन करते हैं मंत्रिपरिषद की रचना। क्या अध्ययन करेंगे, मंत्रिपरिषद की रचना, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रिपरिषद की रचना जो कैसे की जाती है, देखिए
भारत में संसदीय लोकतंत्र में उसी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है जिस पार्टी को लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है। भारत के संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार बनाने का अवसर उसी राजनीतिक दल को प्राप्त होता है जिस राजनीतिक दल को जो बहुमत प्राप्त होता है, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष को या लीडर्स को या नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता का चयन। ठीक है, लोक मंत्रिपरिषद की रचना करते समय लोकसभा में बहुमत दल के नेता का जो है चयन, सबसे पहले जिस राजनीतिक दल का पूर्ण रूप से बहुमत होता है और वह राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को विश्वास दिला देता है कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत है, ठीक है, तो वह राजनीतिक दल सबसे पहले अपने नेता अथवा अध्यक्ष लीडर का जो चुनाव करता है, और चुनाव करने के पश्चात राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। दूसरा यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने स्व विवेक के आधार पर हमको आपको या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त नहीं कर सकता। चुनाव के समय जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का जो है कार्य करते हैं। इस आधार पर जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। अगर लोग जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है वह राजनीतिक दल किसी राज्यसभा के सदस्य को अपना अध्यक्ष अथवा लीडर चुनता है और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का कार्य करता है, तो उसके साथ एक शर्त है कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उस व्यक्ति को लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करना क्या होती है, अनिवार्य होती है। ठीक इसी स्वरूप में क्या है, मंत्रियों का चयन एवं नियुक्ति। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दायित्व होता है अपने मंत्रिपरिषद का जो है विस्तार करना, अपने मंत्रिपरिषद का जो है गठन करना। ऐसे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, उसकी बुद्धि विवेक, आचरण सिद्धता जो विशेष कार्य करती है और इस आधार पर वह प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दलों में से विशेष व्यक्तियों को का चयन करता है और उन व्यक्तियों को जो लंबे समय से उस राजनीतिक दल में कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, उनका अनुभव प्राप्त है और उस राजनीतिक दल के सीनियर सदस्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन कर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में जो रखने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्यों को भी अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के पास यह भी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री के द्वारा अगर मंत्रिपरिषद की सदस्यता दे दी जाती है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन से चुनाव लड़ करके जो उसकी सदस्यता प्राप्त करना उसके लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। अगर 6ठे मास के अंतिम दिन तक अगर वह किसी भी संसद के सदस्यता ग्रहण नहीं करता, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता नहीं ग्रहण करता, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस स्वरूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर के और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, ठीक है, परामर्श के आधार पर मंत्रियों का चयन करते हैं और उनके विचार के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त कर उन्हें भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन का दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है।
प्रधानमंत्री जिसको जो चाहे मंत्रालय दे सकता है, विभाग दे सकता है और उनकी कार्यों में सहयोग भी दे सकता है। इस स्वरूप में प्रधानमंत्री अपने लोकसभा के सदस्यों में से और राज्यसभा के सदस्यों में से, ठीक है, जिन मंत्रियों का चुनाव करता है उन मंत्रियों को का जो कार्य विभाजन करने का दायित्व भी उसके पास होता है। इस प्रकार से किसी को रेल मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को कृषि मंत्री, किसी को चिकित्सा मंत्री, किसी को सड़क परिवहन मंत्री और इस प्रकार से विशेष विभागों का बंटवारा करके जो कार्यों को सौंपने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री इस कार्य पर विशेष ध्यान देता है। जो प्रमुख विभाग है जैसे गृह मंत्रालय, ठीक है, या विदेश मंत्रालय और इस प्रकार के प्रमुख विभागों को अपने विशेष व्यक्तियों को देने का कार्य करता है, जिसके ऊपर उसका पूरा का पूरा विश्वास क्या होता है, निहित होता है। तो इस स्वरूप में प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रियों के कार्यों का जो विभाजन कर दिया जाता है। मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती हैं? मंत्री परिषद की सदस्यता बनने के लिए अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता होना क्या है, आवश्यक है। अर्थात संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होती है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अन्यथा 6 माह के अंतिम दिन के समय उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं तो इसके आधार पर प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति इन मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करते हैं और उनके विभाग के कार्यों को सौंप करके अपने दायित्व का निर्वहन करने का जो अनुमति प्रदान करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 5 वर्ष जो निर्धारित किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जब चाहे तब मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श दे करके उनको पद से हटा सकता है और नए मंत्रियों की जो नियुक्ति कर सकता है। इस स्वरूप में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इन संवैधानिक विधियों के आधार पर निश्चित किया गया है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगी। तो इस आधार पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद की जो रचना संचालित की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट्स की कॉपी में तैयार कर मंत्रिपरिषद की रचना को लिख लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।